बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाकिर मरज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अवैस नसीर भाई, जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आज इनके साथ हम बात करेंगे इसराइल और ईरान के मौजू पर। ईरान जो है एक शिया मुल्क होने के बावजूद वो इसराइल के ऊपर हमलावर हुआ और कई रॉकेट उसने दाने। जबकि सुन्नी ममालिक जो हैं, जितने भी, जिनमें पाकिस्तान और दीगर ममालिक शामिल हैं, वो इसराइल के खिलाफ ना खड़े हुए और ना उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया। तो अवैस भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं कि ईरान ने हमला किया और बाकी जो ममालिक हैं वो खामोश रहे, और अब वो तनकीद भी कर रहे हैं ईरान के ऊपर? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शाकिर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस वक्त दुनिया में क्या सिचुएशन है? यहूदी ये समझ रहे हैं कि उनके मसीहा के आने का टाइम हो गया, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली उन्होंने। वो 10वीं दफा उन्होंने अपना लाल बछड़ा ज़बह करना था, वो भी बछड़ा भी तैयार है, उसकी उम्र भी पूरी हो गई है। ठीक। ईसाई क्या समझते हैं? वो ये समझ रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से वापसी का टाइम हो गया है। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ये समझते हैं। हिंदू क्या समझते हैं? वो निशानियां पूरी कर रहे हैं कि कल की अवतार जो एक आखिरी ने आना था, वो उसके आने का टाइम हो गया है। अच्छा। शिया क्या समझते हैं कि उनके 12वें इमाम के आने का टाइम हो गया है। सुन्नी क्या समझते हैं कि तमाम निशानियां पूरी हैं, जुल्म बहुत बढ़ गया, इमाम महदी के आने का टाइम हो गया है। एक तरफ ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव है जी। कि तमाम तर लोग, दुनिया के तमाम तर मजाहिब ये समझ रहे हैं कि दुनिया के ऊपर हमारी हुकूमत होनी चाहिए। यहूदी कहते हैं हमारा मसीहा आएगा, दुनिया के ऊपर हम हुकूमत करेंगे। ईसाई समझते हैं हमारा मसीहा आएगा और हम दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे। हिंदू ये समझते हैं हमारा कल की अवतार आएगा, हम दुनिया पे हुकूमत करेंगे। शिया ये समझते हैं कि हमारे इमाम महदी आएंगे तो दुनिया के ऊपर हम हुकूमत करेंगे। सुन्नी ये समझते हैं कि हमारे इमाम महदी आएंगे, हम दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे। एक तरफ ये सिचुएशन है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से सब एक दूसरे के खिलाफ तैयार है कि सबको मिटा दो, सिर्फ हम हुकूमत करेंगे। दूसरा है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। उसमें दुनिया में कौमें कैसे खड़ी है। ये तो मैंने आपको मजाहिब का बता दिया कि सब ये समझते हैं कि हमने दुनिया पे हुकूमत करनी है, एक दूसरे के खिलाफ मजाहिब खड़े हैं। दूसरी तरफ जियो पॉलिटिकली अकवाम कैसे खड़ी है। तुर्की की क्या सोच है? एक्सपेंशनिस्ट सोच है तुर्की की जी। कि हमने 800 साल तक दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, हम तुर्क फिर दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे। जी। और वो तुर्क मोटिवेशन दुनिया को दिलवा रहे हैं कि ये जो तुर्क है ना, ये दुनिया के ऊपर दोबारा खिलाफत कायम करेंगे। और तैयब अर्दोगान खुद को उस्मान टू समझता है कि वो दोबारा से खिलाफत कायम करेगा। वो 1922 वाली टेरिटरी जो है वो अभी खत्म हो गई है, 100 साल वाली। और अब हम दोबारा से दुनिया की में खिलाफत कायम करेंगे। उस एक्सपेंशनिस्ट सोच की वजह से वो सीरिया में फौजी उतार रहा है। उसी एक्सपेंशनिस्ट सोच की वजह से वो हमसाया ममालिक में पंगे करता रहता है। उसी एक्सपेंशनिस्ट सोच की वजह से वो सऊदी अरब को अपना दुश्मन मुल्क समझता है और थ्रेट देता रहता है। उसी एक्सपेंशनिस्ट सोच की वजह से मिडल ईस्ट में टर्की के इंटरेस्ट है। एक तरफ टर्की को देख लें, नीचे से आते हैं। दूसरी तरफ कौन है? रशिया। रशिया क्या समझते हैं? हम यूएसएसआर हैं, हमने तो दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, हमने फिर करनी है। और वो अपने सारे के सारे वेपन्स और बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन्स और पता नहीं क्या क्या वो जमा कर रहे हैं। दुनिया की सुपर पावर वो हैं, और लेकिन वो फिजिकली भी बनना चाहते हैं। आप ये सिचुएशन देखिए, दुनिया कहां खड़ी है। लावा है जिसके ऊपर दुनिया खड़ी है, वो किसी भी टाइम फट सकता है, बल्कि शायद वो फटना शुरू भी हो गया है। उधर से अमेरिका है जो सुपर पावर समझता है खुद को, और मिडल ईस्ट और सारी जगह पे उन्होंने जमहूरियत बमों की सूरत में बरसा बरसा कर वहां पे लाशों के ढेर लगाए हुए हैं। और अब भी उनका वो जो है ना, हवस नहीं भरी। हल में मजीद, जैसे जहन्नुम कहेगी ना क़यामत वाले दिन, इस तरह वो कह रहे हैं कि हमने फिजिकली भी दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी है। हमारी प्रेजेंस के साथ दुनिया के ऊपर हमारी हुकूमत होनी चाहिए। अड्डे तो उनके मौजूद ही हैं, लेकिन वो किसी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई और फिजिकली वहां पर एक्सपेंड करे। ना रशिया को अलाउ कर सकते हैं, ना टर्की को अलाउ कर सकते हैं। ठीक हो गया। टर्की आ गया एक्सपेंशनिस्ट सोच के साथ, रशिया आ गया एक्सपेंशनिस्ट सोच के साथ, अमेरिका पहले ही कब्जा करके बैठा हुआ है दुनिया के ऊपर। ठीक है। फिर आ जाए ईरान। ईरान ये शिया बना क्यों था मुल्क?
ईरान पे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इनका जो बादशाह था किसरा, उसको खत्म कर दिया गया था और उसके कंगन लाकर मस्जिद नबी में रखे गए थे। उसका ताज सुराका को पहनाया गया था रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो ईरानियों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है मुसलमान हो गए और हम सरे तस्लीम खम करते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। और वो जो उनका आतिश कदा ईरान हजारों साल से जल रहा था, वो आखिरकार वो आग बुझाई गई और मुसलमान हो गए। और ये तमाम तर ईरानी सुन्नी थे। फिर 14वीं सदी में या 15वीं इनके लगभग, इनका एक बार एक शख्स आया था, वो मंगोलों की तरह उसने एक छोटे लेवल से एक्सपेंड करना शुरू किया, इस्माइल शाह इस्माइल। शाह इस्माइल। उसने उसने ये अनाउंस किया कि हम, उसने जब वो बादशाह उसने कब्जा कर लिया मेजर ईरान के ऊपर, तो उसने अनाउंस कर दिया कि आज से शियाइज्म हमारा कौमी वो है, मसलक है, मजहब है। और जो शिया नहीं होता था उसको वो कत्ल करवाते थे, जुल्म करते थे, जेलों में डलवाते थे, और बाकी सब अमूमन आपको पता है हो ही जाते हैं लोग। तो उसने बाय फोर्स लोगों को शिया किया, पूरे ईरान के लोगों को, और उनके अंदर ये सोच बिल्ड की कि हम तो दुनिया के अंदर सुपर पावर थे। कौन कौन सी सुपर पावर थी उस वक्त? एक रोम थी, रोमन एम्पायर, और इस तरफ पर्शियन एम्पायर थी। तो ये ईरानी जो थे ये बेसिकली एम्पायर थी, सुपर पावर थे, जैसे आज रशिया या अमेरिका है। तो उसने ये दोबारा सोच बिल्ड की कि हम तो सुपर पावर होते थे, हम तो हजारों साल से दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, तो अब हमें उमर ने आकर, नाउजुबिल्लाह, इस तरह की उन्होंने सोच बिल्ड की कि उमर ने आकर हमारी ये सल्तनत को खत्म किया और ये अरब हमारे दुश्मन है। और उन्होंने फिर एक ये कॉन्सेप्ट प्रोपेगेट किया कि इस्लाम, क्योंकि वो मुसलमान तो हो चुके थे ना, काफिर तो वो सबको नहीं कर सकता था। उसने ये सोच बिल्ड की कि ये जो उमर और अबू बकर हैं रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये नाजायज काबिज हो गए थे खिलाफत के ऊपर। हजरत अली को आना चाहिए था, हजरत अली होते तो यूं होता वो होता। लेकिन बेसिक सोच ये है कि हम दुनिया के ऊपर हुक्मरान थे, इन्होंने आकर अरबों ने हमारी हुकूमत खत्म कर दी। वो एक्सपेंशनिस्ट सोच उसने दोबारा बिल्ड की ईरानियों के अंदर, और वो एक्सपेंशनिस्ट सोच ईरान के अंदर चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, आज तक चली जा रही है। इसी वजह से ईरान ने प्रॉपर लोगों को भेजकर अफरा तफरियां करवाई हुई है काबा के अंदर। आपको पता है, बड़े बड़े बैनर लेकर इनके बहुत सारे लोग पहुंच गए थे और प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू कर गए थे कि वो समझते उनके ये जो काबा और ये हरमैन शरीफैन है कि ये शियों के हवाले किए जाएं। ये उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और ऑनवर्ड जो सुन्नी लेकर आ रहे हैं वो इनको गलत समझते हैं, काफिर समझते हैं। तो वो एक्सपेंशनिस्ट सोच ईरान की आज तक चल रही है। इसीलिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट किए हुए, मिडिल ईस्ट में उन्होंने बेसिस बनाई हुई है, कोई कहीं सीरिया में, कहीं आसपास के ममालिक में। वो ईरान की एक्सपेंशनिस्ट सोच है, वो भी दुनिया के ऊपर एक सुपर पावर बनना चाहते हैं। मतलब अच्छा, इस तरफ कौन है? आप दुनिया का देख लें, कहां पे किधर ये लावा जा रहा है। इधर आ जाएं आप नेटो के ऊपर। वो तो वो खुद को, वो अपने आप को अपने कहीं सुपर पावर समझते हैं। और नेटो की फ्रंट लाइन कौन है? यूके, इंग्लैंड। वो ये समझते हैं कि हमने 300-400 साल तक दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, कभी हमारी जो सल्तनत में कभी सूरज ही नहीं गुरूब होता था। हम कैसे छोटा सा मुल्क रह गए? उनके अंदर हमेशा ये रहेगा जब तक वो बाकी हैं, और आज भी उनके अंदर मौजूद है कि हम किसी से पीछे नहीं है और हमने पावर बन के खड़े रहना है। और उनके पीछे कौन है? रोमन एम्पायर थी, जो अब छोटे छोटे यूरोपियन यूनियन बन चुकी है, छोटे छोटे ममालिक की सूरत में बढ़ चुकी है, रोमन एम्पायर थी। तो नेटो की एक्सपेंशनिस्ट सोच है, यूरोप आपका पूरा कवर हो गया ऐसे, और उनके पास वेपन्स और पावर और मनी और सब कुछ रिसोर्सेज है। और उनके फ्रंट लाइन पे इंग्लैंड, इधर आपका टर्की, इधर आपका ईरान, इधर आपका रशिया, इधर आपका यूनाइटेड स्टेट्स। और अब आ जाए इंडिया। वो ये समझता है कि भाई हम तो दुनिया की इतने % आबादी लेकर बैठे हुए हैं। दुनिया के अंदर अगर 8 अरब इंसान है, उनमें से 1.5 अरब तो सिर्फ इंडिया में है। वो कैसे पीछे रह जाए? वो ये समझते हैं कि अब हमारी बारी है, अब हमने दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी है। तो ये आप देखें कि वो किस तरह के द्यो हेकल फाइटिंग
मॉन्स्टर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है। रिलीजियस सिचुएशन मैंने आपको अलग बता दिया। तो ये दुनिया इस वक्त ऐसी सिचुएशन पे खड़ी हुई है कि ये आतिशफशां बस इसको हल्की सी बस एक किसी इग्निशन की जरूरत है, या सिर्फ आतिशफशां फट जाना है। आपका सवाल का जवाब लंबा हो गया। यही मामला ईरान का, बेसिकली ईरान की एक्सपेंशनिस्ट सोच है, और उसी सोच के तहत उनकी पॉलिटिक्स भी चलती है, इंटरनल पॉलिटिक्स भी। जो उनका खामनाई और वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो लोग इंटरनली अपने अवाम की सपोर्ट इस सेंस में लेते हैं कि हमने सुपर पावर बनना है, और क्योंकि वो इस्लामिक और खिलाफत और वो इस तरह का पर्सपेक्टिव वो रेवोल्यूशन वाला उन्होंने दिया हुआ है, तो लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि इसराइल की मुखालफत का नारा लगा रहे। तो उन्होंने उसको, जब वो इसराइल आके उनका कभी जनरल मार देता है, कभी उनकी एम्बेसी या बेसिस के ऊपर हमले कर देता है, तो उन्होंने उनको दिखाने के लिए, अपने अवाम की सपोर्ट लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। लिहाजा ईरान को करना पड़ा वो अपने, वो जो जैसे इमरान खान को उसके वादे नहीं ले डूबे थे, अपने गले पड़ गए थे, वही सिचुएशन ईरान की है। ईरान को करना पड़ा, अब भी ना करते तो उनकी इंटरनल सिचुएशन बहुत वीक हो जाती है, अवाम की सपोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ खत्म हो जाती है। वैसे भी वहां पे ऐसी पाबंदियां और ऐसा एक वो घुटन का माहौल है कि वो अवाम ने वैसे ही खिलाफ हो जाना था। तो ये ईरान के लिए बहुत जरूरी था कि ये करता, लेकिन अब ईरान ने वही काम कर दिया कि जो इसराइल चाहता था कि हमें छेड़ो ताकि हम तुम्हें वही करें तुम्हारे साथ जो हम गजा वालों के साथ कर रहे हैं। लेकिन ऑल दो ईरान की एक्सपेंशनिस्ट सोच है, ऑल दो ईरान इंटरनल सपोर्ट लेने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, इसके बावजूद ईरान का जो एक्शन है वो बहुत अच्छा है, वो होना चाहिए था। उसके पीछे थॉट प्रोसेस डिफरेंट होना चाहिए था, अल्लाह की रजा होनी चाहिए थी, मुसलमानों की इज्तमाइयत होनी चाहिए थी, वो नहीं था। उनकी सोच लेकिन फिर भी एक्शन बहुत अच्छा है। एक्शन उन्होंने यमन से, सोच अलग थी। यमन में शिया, हाँ यमन में शिया जो एक सेंटिमेंट है, जो हौसी वगैरह का की वो है, उससे उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया वेस्टर्न शिप्स को, और इधर से उन्होंने लेबनान की साइड से मिसाइल्स वगैरह बरसाने शुरू कर दिए, और इधर से ईरान ने खुद शुरू कर दिया। तो इसराइल को एक दफा उन्होंने बताया है कि इतना नहीं कि खाली तुम लोग मीठे निवाले की तरह हमें निकल जाओगे, हम कम से कम तुम्हें एक क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से कम से कम देना हम जानते हैं। इसके साथ अगर मुसलमानों में इज्तमाइयत होती ना, तो साथ सऊदी अरब की फौजें भी होती। ठीक है, इराक पे जब हमला हुआ था तो चलो उस वक्त अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो कम से कम इराक के अवाम एहतजाज शुरू कर देते, वहां से कुछ निकल आते। सीरिया का बिशार अल असद अफवाज भेजता, उधर से किंग जॉर्डन अब्दुल्ला, क्या वो किंग ऑफ जॉर्डन, किंग अब्दुल्ला, वो उधर से भेजता, इधर से तैयब अर्दोगान भेजता। ये मिलके अगर कंबाइंड एक होता ना, तो इसराइल की जरूरत ही नहीं होनी थी इस तरह हमारे बच्चों को जबा करने की। जो भी इनके पीछे इंटेंशन, टर्की अपनी एक्सपेंशनिस्ट सोच से ही कर लेता, ईरान अपने कर दिया अपनी एक्सपेंशनिस्ट सोच से, बाकी ममालिक भी उनके साथ मिल जाते, जैसे भी करते, कम से कम थोड़ा उसको थोड़ा लगाम में तो वो आ जाता ना। इस तरह तो बच्चों को जबा ना करता वो, जैसे वो आप कर रहे हैं। तो जो भी इसके पीछे सोच थी, लेकिन ये काम अच्छा है, ये होना चाहिए था, बल्कि इसके साथ सबको मिलकर ये काम करना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया ना, उन्होंने गलत किया। बहुत शुक्रिया अवैस भाई, आपका आपने इतना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।